हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्च है। बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है वो क्या है? वो है मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या होता है सर? मेरिट्स क्या होते हैं? उनके अच्छे गुण। किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। जो हम बोल सकते हैं अच्छा ही है। अच्छा ही है। देखिए बच्चों, इसके पहले जो भी पीरियोडिक टेबल आए उसके अच्छाइयों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि वाकई में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो आप भी देखोगे तो सोचोगे कितना ज्यादा मेंडलीव जी टैलेंटेड थे उस समय पे भी जहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। चलिए उनकी तारीफ को रोकते हुए यहाँ फिलहाल के लिए हम बढ़ते आगे। साइंस इज प्रोग्रेसिव। साइंस ये प्रोग्रेसिव है, हमेशा आगे बढ़ते रहता है। हमें हमेशा फ्रीडम है साइंस में कि हम पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, ओल्ड इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमारे पास कोई प्रूफ्स है कि पिछली चीजें गलत थी तो हमारी बातें सब कोई मान सकता है। ऐसे ही नहीं कि हम सपने में आया कि नहीं नहीं ये गलत है और कल जाके हम बोलेंगे मुझे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हाथ लगा है कि ये चीज जो है ये गलत है, या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर लिया है। आपको बेटा प्रूफ भी करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ रिसर्च के थ्रू। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की, ये क्लियरली देखी गई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीव ने पिछली जो गलतियां हुई थी अब तक साइंटिस्ट के द्वारा उसको उन्होंने करेक्ट करके अपनी पीरियोडिक टेबल में पूरे अच्छे तरीके से दिखाया while applying the law that properties of elements are periodic function of their atomic masses। देखो बच्चों, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो लाइन है हम अपनी बुक में क्या पढ़ रहे हैं? हम अपनी बुक में पढ़ रहे हैं सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमने डोबेरेनर से स्टार्ट किया। ये चीज अच्छे से ध्यान देना। डोबेरेनर से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में हमने ल्यूलैंड पे जो भी दिया गया था वो पढ़ा, और थर्ड हम मेंडलीव के बारे में देख रहे हैं। बच्चों, इसके पहले और एक जो साइंटिस्ट थे वो आ चुके थे जिनका नाम था लॉदर मेयर। लॉदर मेयर। अब ये लॉदर मेयर का नाम क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि चीजों को आप अगर समझोगे नहीं इनके हिस्ट्री से तो आपको मजा नहीं आएगा। हर साइंटिस्ट के बाद एक नए साइंटिस्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये पिछली गलतियों को सुधार रहे हैं। तो वैसे ही लॉदर मेयर का जो एक वर्क था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेंडलीव की रिसर्च में। जैसे कि मेंडलीव का जो रिसर्च था वो आगे जाके हम हेनरी मोजले की रिसर्च में इंपॉर्टेंट बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे ही लॉदर मेयर का एक रिसर्च जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेंडलीव के लिए। क्या है वो समझाता हुआ यहाँ पे, ये लाइन फिर से। वाइल अप्लाइंग द लॉ, जो अप्लाई कर रहे थे लॉ प्रॉपर्टीज का और इनके एलिमेंट्स का, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जो रेगुलरली रिपीट होता रहता। मतलब कि उनका कहना यह था कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की कुछ इंटरवल के बाद वापस से रिपीट हो रही है, थोड़े थोड़े समय के बाद वापस से रिपीट हो रही है। हम जैसे जैसे आगे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे थोड़े समय बाद वो प्रॉपर्टीज अगले एलिमेंट पे फिर से रिपीट हो जाएगी। ऐसा कहना था किसका? मेंडलीव का। और उन्होंने ये बड़ी बात कह दी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये उन्होंने नहीं कही थी, इनके पहले जो साइंटिस्ट आए थे लॉदर मेयर, इन्होंने कहा था ये। लॉदर मेयर ने क्या किया था बच्चों? यहाँ पे मैं ग्राफ निकालना चाहूंगा, आप एक ग्राफ निकाल लीजिएगा लॉदर मेयर का। आपके सिलेबस में है नहीं, जब आप 11th में जाओगे तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जरूर जाएगा। और वैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तभी पढ़ाया जाएगा, बिकॉज 11th महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में लॉदर मेयर का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहां पे डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा। देखिए लॉदर मेयर ने क्या किया है, कुछ एक ग्राफ निकालना। ग्राफ निकालने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, इस तरीके का ग्राफ समझ लीजिए आप निकालना। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था वॉल्यूम वर्सेस ए। अब ये वी वर्सेस ए क्या होता है सर? समझिए, वी मतलब होता है एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, और ए मतलब होता है एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया और देखा उन्होंने कुछ चीजें। इसको हम बोलेंगे पीक। पीक का मतलब क्या होता है सर? सबसे ऊपर वाला पॉइंट, पीक। तो चार बातें मैं बताऊंगा, ध्यान रखना लॉदर मेयर के बारे में। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगना चाहिए हमारे प्यारे बच्चों को, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो एक पीक होगा और एक होगा क्या? सबसे लास्ट वाली पोजीशन मतलब बॉटम पोजीशन। फिर उसके बाद होगा थर्ड असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन। एंड फोर्थ वन होगा बच्चों डिसेंडिंग पोजीशन।
असेंडिंग, डिसेंडिंग, उसके बाद पीक और बॉटम, 4 पोजीशंस ध्यान रखिए। अब अगर ग्राफ में मैं आपको दिखाऊँ ये पोजीशंस, तो ये जो पोजीशन है ये पीक पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। असेंडिंग मतलब चढ़ती हुई, जहाँ से ग्राफ चढ़ रहा है, सबका ग्राफ यहाँ पे चढ़ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन है, असेंडिंग। और ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे हम, ये डिसेंडिंग, उतरती हुई पोजीशन। अब ये चारों पोजीशंस पे है क्या बच्चों, ये समझ लीजिए आप कि इन चारों पोजीशंस पे क्या है इंटरेस्टिंग थिंग। तो देखिए जो पीक पोजीशन है ना, वो ग्रुप 1 की है। अभी जो हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को हमेशा अल्कली मेटल्स। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इनके रीजंस भी देखेंगे कि अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। फिलहाल के लिए आप लॉदरमेयर के कर्व के जो भी फाइंडिंग्स है वो आप नोट कर लीजिएगा। बॉटम पोजीशन पे थे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ पे थे डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। देन असेंडिंग पोजीशन मतलब जो चढ़ने वाली पोजीशन, चढ़ने वाली पोजीशंस पे हेलोजेंस, हेलोजेंस ये प्रेजेंट थे। एंड डिसेंडिंग पोजीशंस पे जहाँ पे उतरता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे थे सेकेंड ग्रुप के। अब ये सेकेंड ग्रुप के कौन से होते हैं, सेकेंड ग्रुप को कहते हैं हम अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल। बच्चों ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें ध्यान रखना जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ये एक थिंग, ठीक है। और ये जिक्र हुआ यहाँ से कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, ये मेनली डिपेंड किस पे करती है, उसके एटॉमिक मासेस पे। तो ये जो फाइंडिंग है वो दी थी किसने, लॉदरमेयर ने, जिसको यूज किया मेंडेलीव ने। To all known elements, Mendeleev arranged the elements with thought that information available till then was not final, but it could change. देखो मेंडेलीव ने सोचा ऐसा कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन अब तक मिली है शायद ये फाइनल नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, और हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो। इसको ही ध्यान में रखते हुए मेंडेलीव ने बहुत अच्छे से अपने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया। सर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो आप मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, बच्चों इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने उस समय के प्रेजेंट एलिमेंट को ही क्लासिफाई नहीं किया था। और मेंडेलीव ने क्या किया, जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे उसको तो क्लासिफाई किया ही किया, लेकिन फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर दिया। ओके, लेकिन कुछ कमियां भी थी जो हम डिस्कस करेंगे आगे में। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो फर्स्ट जो मेरिट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और ये एग्जाम में भी आता है हमारे, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मेरिट इसका, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वेर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, जो भी एटॉमिक मासेस अब तक थे एलिमेंट्स की, वो शायद कुछ गलत उनको मिले। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, एक हमें दिया है, मैं आपको और 4 बताऊंगा, तो वो गलत है। एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के गलत दिए गए थे, जिसको उन्होंने रिवाइज किया। अब कैसे रिवाइज किया ध्यान रखना, ये भी समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रीवियस वाला एटॉमिक नंबर था बेरिलियम का, वो कितना था 14.09, जिसको चेंज कर दिया गया 9.4। तब बेरिलियम को आगे जगह मिल गई किसकी, बोरॉन से। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 हम लेते हैं, और समझिए पहले अगर बोरॉन का 11 है तो बेरिलियम तो उसके बाद में ही आएगा, क्योंकि इसका 14 हम रियल नंबर में ले रहे हैं यहाँ पे, होल नंबर में। ये प्रीवियस लोकेशन थी, मतलब पहले की लोकेशन थी। आफ्टरवर्ड क्या हुआ कि इसको 9.4 कर दिया गया बेरिलियम को, तो यहाँ आ जाएगा 9.4, और बोरॉन का यहाँ आ जाएगा 11। सो एज टू गेट देम प्रॉपर पोजीशन। देखो अगर हम एटॉमिक मासेस प्रॉपरली कर रहे हैं तो एलिमेंट्स को अपनी प्रॉपर पोजीशन भी मिल गई, जिस वजह से क्लासिफिकेशन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ओके, इसके साथ साथ और कौन से एलिमेंट थे बच्चों, और कुछ एलिमेंट थे जिसको हम याद रखेंगे इस ट्रिक से, जिनके एटॉमिक मासेस रिवाइज किए मेंडेलीव ने। एटॉमिक मासेस रिवाइज्ड बाय मेंडेलीव। आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है इस सेशन में, ध्यान रखिएगा। तो जुड़े रहिए, पेन पेंसिल जो भी चीजें हैं लेके। बापू आए, बापू आए या आए बापू, जैसे आपको और ट्रिक बनानी है आप बना सकते हो। देखो बी से हो जाएगा बेरिलियम जो कि एक दिया है, ए से हो जाएगा एयू मतलब गोल्ड, पी से हो जाएगा पीयू मतलब प्लूटोनियम, फिर उसके बाद में यहाँ पे यू से हो जाएगा यूरेनियम। सेकेंड, यूरेनियम का सिंबल बराबर निकाल लेते हैं। यू से हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम, और आई से हो जाएगा इंडियम। ये 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक
जो मासेस है वो रिवाइज्ड किए मेंडेलीव ने। कैसे किए होंगे सर रिवाइज्ड, उसका थोड़ा सा आंसर देना चाहूंगा मैं। बाय बाय रिवाइजिंग वैलेंसी फैक्टर। उनका वैलेंसी फैक्टर जो है वो चेंज कर दिया। सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं उस कैपेसिटी को हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। ऐसा मैं फिलहाल अभी के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज ये जो टर्म रहता है वैलेंसी फैक्टर ये थोड़ा डिटेल में आपको 11th में पढ़ाया जाता है। तो पहला आपको क्लियर हो चुका होगा मेरिट कि क्या किया उन्होंने, कुछ एलिमेंट की एटॉमिक मासेस जो कि गलत थे उसको सही किया ताकि उनको प्रॉपर पोजीशन मिल सके, और वो 5 एलिमेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। क्लियर, फर्स्ट वाला मेरिट क्लियर हो गया होगा हमारे प्यारे बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड मेरिट है ये बहुत ही स्पेशल मेरिट मैं मानता हूँ। अब क्यों मानता हूँ ये समझिएगा आगे पे। मेंडेलीव ने कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए थे, जबकि मैं पहले से ही कह रहा हूँ इसके पहले साइंटिस्ट ने उतने ही एलिमेंट्स की पोजीशन नहीं बता पाई, ये तो जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनके भी लिए वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे। वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, तीन जो 3 ऑफ दीज एलिमेंट्स वेर गिवन नेम, 3 के नाम दिए उन्होंने, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, नोन नेबर ऑफ देयर वेयर। देखो पीरियोडिक टेबल में मैं समझाना चाहूंगा आपको, यहाँ पीरियोडिक टेबल ला लेते हैं। देखिए इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ गैप्स मिलेगी, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे 2 है, फिर उसके बाद में टाइटेनियम के नीचे आपको दिख रही है एक, एंड हाँ 3 हमें सिलेबस में दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको 4 बता के जाऊंगा, ठीक है। तो ये वैकेंट प्लेसेस क्यों छोड़ी गई थी, उनको पता था कि कुछ एलिमेंट्स हो सकता है फ्यूचर में मिलने वाले हैं, उन एलिमेंट्स के लिए ही उन्होंने फ्यूचर में जगह रखी ताकि वो मिल जाए। 3 के नाम क्या है, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। बच्चों इका एक वर्ड है, संस्कृत वर्ड इका है, ये संस्कृत से आया हुआ वर्ड, और इका का मतलब होता है नेक्स्ट। मतलब अगर हम इंग्लिश में समझे, इंग्लिश में तो ये होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब बाद में, कि एल्यूमिनियम के बाद में, सिलिकॉन के बाद में, बोरॉन के बाद में एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। और खास बात क्या है बच्चों कि उन्होंने इनका एटॉमिक नंबर भी प्रिडिक्ट कर दिया, 44, 68 और 72 ये भी प्रिडिक्ट कर दिया। अब देखो सिर्फ यही नहीं, नॉट ओनली दिस बट उनकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी। सोचो आप, लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, बाद में ये एलिमेंट सच में मिले जिनका नाम पड़ गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो आपको बोर्ड्स में इससे रिलेटेड मैच द पेयर आ जाता है। वो मैच द पेयर देखो मैं समझाना चाहूंगा आपको, ये लर्न हो जाए अभी के अभी। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देंगे बाद में, लिख लीजिएगा आप। ऐसे ट्रिक बनाता हूं मैं, ये है इका सिलिकॉन का हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ देखिए इका, इका सिलिकॉन, इका का मतलब क्या, नेक्स्ट टू सिलिकॉन। आपको क्या मिलेगा, जो नाम पड़ा आईयूपीएसी देने का नाम करता है, आईयूपीएसी ये जो नाम है नामकरण करने का काम करता है, इका सिलिकॉन। फिर उसके बाद इका, इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका हो जाएगा नाम गैलियम, और इका बोरॉन, इका बोरॉन, और इका बोरॉन का स्कैंडियम, ये नाम पड़ा। ओके, एक और मैं पेयर आपको समझाना चाहूंगा जो हमारे बुक में नहीं दिए हैं, वो है इका मैग्नीज, इका मैग्नीज, इसका नाम पड़ा टेक्नीशियम, इका मैग्नीज टेक्नीशियम। अब इसको सर लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम जाती, इवन मुझे भी प्रॉब्लम जाती थी बच्चों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है कि इका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो ट्रिक बताऊंगा, देखिए अब ट्रिक इसके सामने लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा सीता गीता, सीता गीता, और एल्यूमिनियम गैलियम मतलब अलग, सीता गीता अलग है, सीता गीता अलग है। बोरॉन और स्कैंडियम तो बीएससी, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं। इका मैग्नीज टेक्नीशियम, एमटेक करो, बीएससी नहीं एमटेक करो। तो इससे अफेंड मत होना बच्चों, ये मैंने ट्रिक बनाई है बस, इससे अफेंड होने की जरूरत नहीं है कि हम बीएससी करना चाहते थे सर ने हमें मना कर दिया। तो सीता गीता मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम, अलग अलग से क्या मिलेगा एल्यूमिनियम गैलियम, बीएससी
बोरॉन स्कैंडियम, एमटेक, एमटेकिका मैग्नीज टेक्नीशियम, ये आपको मिल जाएंगी। इस साइड की जो एलिमेंट्स है, इस साइड की जो एलिमेंट्स हैं वो है मेंडेलीव ने जो प्रिडिक्ट किए थे वो। एंड ये जो है, ये जो है, ये जो आईयूपीएसी ने नामकरण किया है वो। ओके, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इनकी प्रॉपर्टीज हमें टेबल में दी हुई है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, इका एल्यूमिनियम के बारे में दिया हुआ है, इका एल्यूमिनियम के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, इका एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्रिडिक्टेड है वो है इस साइड में, मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट किया था, और ये सब निकला आईयूपीएसी के द्वारा। आईयूपीएसी ने पूरा इसको संभाला। तो 68 बताया था, 69.7 आया। 5.9 डेंसिटी बताई थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और 5.94 आई। देखिए क्लोजेस्ट है। मेल्टिंग पॉइंट लो बताया था जो कि 30.2 डिग्री सेल्सियस आई। ECl3 इसके क्लोराइड का बताया, क्योंकि वो 13 ग्रुप में है तो ECl3 बनाएगा। यहाँ पे है GaCl3। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, E मतलब एलिमेंट, ई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट। ओके, सो ऑक्साइड का बताया था एम्फोटेरिक। क्या होता है सर एम्फोटेरिक? जिसका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रहते हैं, एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फो का मतलब होता है डुअल नेचर, जिसके पास दो दो नेचर है। ठीक है, तो वो एसिडिक की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, एसिडिक की तरह भी रह सकते हैं, बेसिक की तरह भी रह सकते हैं। ये सारी चीजें बताई मेंडलीव ने, जो कि आपको देखने को मिल रहा है लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और इनके थर्ड मेरिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मेरिट क्या कहता है कि देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इज मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखें ओरिजिनल वाले, तो कोई भी खाली जगह नहीं थी। किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए। सर ये नोबल गैसेस क्या है? बच्चों नोबल गैसेस इनको कहते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और नोबल गैसेस को जो प्रॉपर अभी पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो है 18 ग्रुप। तो तब तक अगर हम नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बारे में देखें, तो इन नोबल गैसेस को डिस्कवर्ड किसने किया? नोबल गैसेस को डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट के पेयर ट्रैवर्स एंड रैमसे ने। इन नोबल गैसेस को डिस्कवर्ड किया और देखा कि ऐसे भी कुछ गैसेस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखिए इनमें स्पेशलिटी क्या है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह तो नहीं थी, लेकिन हाउएवर जब नोबल गैसेस मिले, जैसे कि हेलियम मिल गया, नियॉन मिल गया, एरागॉन मिल गया, ये मिला एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि करीब 1898 की बात है। अगर आप देखोगे तब नोबल गैसेस पूरी तरीके से डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप बना दिया उसी टाइम पे, फ्यूचर में ही, फ्यूचर में आने वाले ही एलिमेंट्स है ना ये सब। 1898 का मतलब क्या? अब पीरियोडिक टेबल हम अगर समझे मेंडलीव का, तो वो था 1869 से लेके तो 1872 तक। ये 3 साल के पीरियड में उन्होंने अपना रिसर्च करके बना दिया, लेकिन कुछ नोबल गैसेस बीच में ही मिल गए। तो इन्होंने सोचा कि शायद फ्यूचर में इनके प्रजाति जैसे भी नोबल गैसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जीरो ग्रुप की स्थापना कर दी अपने ही ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप without disturbing original periodic table in which the noble gases were fitted very well, जिसमें नोबल गैसेस को अच्छी तरीके से फिट किया गया। ओके, क्लियर, समझ गया? तो बिना किसी डिस्टरबेंस की जीरो ग्रुप को भी उन्होंने डाल दिया। अच्छा, इन इसको जीरो क्यों नाम दे दिया ये भी समझ लीजिए, कोई और क्यों नहीं नाम दे दिया जीरो ग्रुप? एक तो आप समझोगे कि अगर आपको समझना होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप हो चुके थे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो जीरो ग्रुप दे दिया, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हम इसमें साइंटिफिकली देखें तो जीरो ग्रुप के पीछे रीजन ये है कि नोबल गैसेस जो है, नोबल गैसेस जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं। नोबल गैसेस ये अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव होने की वजह से इनकी वैलेंसी जो है, इसको हम बोलेंगे जीरो। वैलेंसी कितनी इनकी? जीरो। तो ये एक रीजन में से भी है कि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव है, वैलेंसी जीरो है, इस वजह से उनको जीरो ग्रुप नाम दे दिया गया। ओके, क्लियर, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीजें यहाँ से आपको समझनी है उसको आप नोट कर लीजिएगा। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, नोबल गैसेस डिस्कवर्ड किया, नोबल गैसेस इन्होंने डिस्कवर्ड किए हैं।
लेकिन थोड़ा सा अंदेशा मिला मेंडलीव को कि कुछ नोबल गैसेस मिले ही थे जब भी, तो इनको लगा कि हाँ फ्यूचर में और इनके जैसे नोबल गैसेस आ सकते हैं। उसी अंदेशे से इन्होंने जीरो ग्रुप ही बना दिया और फ्यूचर में और एलिमेंट्स मिले भी। क्या कह रहे हैं अभी देखो, यूज योर ब्रेन पावर में। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। देयर एटॉमिक मासेस आर 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स भले ही हैं। सर आइसोटोप्स क्या होते हैं समझाते हैं। क्लोरीन के ये दो आइसोटोप्स है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। वेयर शुड वी where should these be placed in Mendeleev's periodic table, in different places or in same places? बच्चों सवाल बहुत अच्छा किया गया है ताकि हमें डिमेरिट समझ जाए अच्छे से। देखिए क्या कह रहे हैं ये कि क्लोरीन के दो हमें आइसोटोप देखने को मिलते हैं और जो मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो तो एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड था, तो क्लोरीन 35 वाला प्लेस करेंगे या क्लोरीन 37 वाला प्लेस करेंगे। अगर एक्चुअली देखा जाए तो सेम प्रॉब्लम मेंडलीव के सामने भी थी, जो कि एक डिमेरिट बन के आई उनकी। ठीक है, तो समझते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स क्या होने वाले हैं। पहली चीज तो आप ध्यान रखो कि दो आप चीजें लर्न करके रखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी, एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो क्या है, उनके आइसोटोप्स। ओके, क्लियर क्लियर। अब एग्जांपल अगर हम दें, एग्जांपल दें तो यहीं पे क्लोरीन का दिया हुआ है 35 और 37 वाला। और एग्जांपल सर, और एग्जांपल अब देखना चाहोगे तो ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन का 18। अब देखिए बच्चों और एक डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हो आइसोटोप की, एलिमेंट्स हैविंग सेम सेम एटॉमिक नंबर। जो नीचे दिया हुआ नंबर रहता है ना उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। मैं इसका एक चीज समझाना चाहूंगा, आप लेक्चर अगर अच्छे से देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ये जो हम एलिमेंट्स को देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है Z X A, और इस चीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बच्चों अगर लेक्चर देख रहे हो आप और नोट कर रहे हो तो बहुत फायदा होगा। इसको कहते हैं पूरे को न्यूक्लियोइड। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको एक न्यूक्लियोइड समझाया जाता है, और इस न्यूक्लियोइड में हम यहाँ समझें तो Z होता है एटॉमिक एटॉमिक नंबर, ए होता है एटॉमिक मास, और एक्स होता है उनका सिंबल। जो भी एलिमेंट है किसी ना किसी का एक सिंबल रहता है। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ठीक है। तो नीचे दिया हुआ नंबर हमेशा क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। ऊपर दिया हुआ नंबर जो रहेगा एटॉमिक मास, और इनके सिंबल भी ध्यान रखिए, एटॉमिक मास का रहेगा ए और एटॉमिक नंबर का रहेगा जेड। तो इनमें हमें जेड तो सेम दिख रहा है लेकिन ए डिफरेंट दिख रहा है, तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स जिसका जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। और बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एटॉमिक नंबर को ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं जिनका ए सेम है और जेड डिफरेंट है। क्लियर क्लियर समझ गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि आइसोटोप्स में दो अलग अलग मासेस होने की वजह से हम कौन सा पुट करेंगे, 35 वाला 38 वाला, या यहाँ ही देख लो 16 वाला या फिर 18 वाला। इनको छोड़ दें अगर कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए हमें तो और प्रॉब्लम है। कार्बन का 12 भी है, कार्बन का 13 भी है और कार्बन का 14 भी है। तीन तीन आइसोटोप है, तो तीनों को पुट करेंगे क्या। मेन प्रॉब्लम यही है, फर्स्ट डिमेरिट जो हमें देखने को मिलता है। चलिए फर्स्ट डिमेरिट की तरफ आते हैं, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और फर्स्ट डिमेरिट में हमें एनामोलस पेयर, इसको हम बोलेंगे एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर, एनामोलस का मतलब क्या होता है, अजीब पेयरिंग। और यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक समझाऊंगा मैं। द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास, जैसे कि एलिमेंट एटॉमिक मास है किसका, कोबाल्ट का और निकेल का, इनके होल नंबर तो सेम है लेकिन इनके पोजीशन में एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब अनसर्टेनिटी, दुविधा, परेशानी है उनको रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस जो है वो गलत है। कैसे गलत है सर समझाइए थोड़ा सा। और एनामोलस पेयर में भी आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं कोबाल्ट और निकेल के बारे में। पहले कोबाल्ट और निकेल के बारे में समझते हैं बच्चों। कोबाल्ट का और निकेल का जो एटॉमिक मास है वो है 57 तो इनका होल नंबर तो सेम है, मतलब 57 होल नंबर तो सेम है, बट जो कोबाल्ट का है वो है
57.98 मान लीजिए, एंड 57 पॉइंट यहाँ पे हम 59 लिखते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही पे। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो पहले किसका आना चाहिए था, निकेल का, और बाद में किसका आना चाहिए था, कोबाल्ट का, क्योंकि निकेल का जो एटॉमिक मास है वो आपको 59 दिखेगा और यहाँ पे आपको 98 दिखेगा। ओके, क्लियर। तो पहले पोजीशन रहनी चाहिए थी निकेल की, लेकिन पोजीशन हो गई किसकी, कोबाल्ट की, इसीलिए इसको कहते हैं एनामोलस पेयर। सर और कोई एनामोलस पेयर है? हाँ बच्चों, और है, हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, एरागन और फिर के से पोटेशियम, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला हमारा। फिर उसके बाद थोरियम, फिर उसके बाद में प्लूटोनियम, फिर थर्ड आ जाएगा कोबाल्ट निकेल जो हमें दिया हुआ है, एंड फोर्थ आ जाएगा हमारे पास थैलियम एंड इरिडियम। सो इसको कैसे लर्न करेंगे सर हम, इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए इसको लर्न करने के लिए भी इजी ट्रिक है, इसको हम कहेंगे आमिर खान, ये हो गया हमारे लिए आमिर खान, ये हो जाएगा थुकोपान, आमिर खान थुकोपान, कहीं नहीं तुम इधर, आमिर खान थुकोपान, कहीं नहीं तुम इधर, ये हो जाएंगे एनामोलस पेयर के हमें 4 एग्जाम्पल्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमें बुक में दिया हुआ है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले डिमेरिट की तरफ। अब अगला जो डिमेरिट है बच्चों, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि आइसोटोप्स के बारे में, और आइसोटोप्स की जो डिस्कवरी थी वो लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया उसके बाद हुई। एज आइसोटोप्स के बारे में पता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, हमें पहले ही पता चल गया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिसको हम बोल सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जेड सेम होता है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उनका एटॉमिक मासेस अलग अलग हो जाएगा। इसकी वजह से वो किसको पुट करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, ये प्रॉब्लम में हो गया। अगर हम एग्जांपल ले क्लोरीन का ही, तो क्लोरीन 35 आएगा या फिर क्लोरीन 37 आएगा, यहाँ तो 17 रहेगा, 37 आएगा, दोनों में से किसको पुट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें दोनों डिमेरिट्स की, तो दोनों डिमेरिट सॉल्व हो चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कैसे सॉल्व हुए सर, क्योंकि बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब उसकी जो अरेंजमेंट है वो पूरी एटॉमिक नंबर पे है, डिपेंड करता भी होगा लेकिन पूरी जो अरेंजमेंट है वो किसके ऊपर है, एटॉमिक नंबर पे। ये तो आइसोटोप किसकी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मासेस की। तो ये प्रॉब्लम और इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम है जिसमें एनोमोलस पेयर, वो भी एटॉमिक मास की वजह से देखने को मिल रहा था हमें, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। तो आइसोटोप से रिलेटेड प्रॉब्लम ये थी कि दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो किसको पुट करेंगे, 35 वाला या 37 वाला। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस नहीं है, ये चीज अच्छे तरीके से ध्यान रखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस नहीं है। तो क्या है सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है एवरेज एटॉमिक मासेस, एवरेज, इनका एवरेज निकाला गया, एवरेज एटॉमिक मासेस, सॉरी मॉडल लिखा है, क्या है, मासेस। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम थर्ड डिमेरिट की तरफ। तो थर्ड डिमेरिट हमें दिया है कुछ इस तरीके से, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise of atomic masses does not appear to be uniform। जब उनको अरेंज किया गया तो देखा गया कि उनका जो राइज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स अगर हम एग्जांपल के रूप में समझें तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद डायरेक्टली मिल गया समझ लो 18, तो इसको हम यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, मतलब बीच में और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि फ्यूचर में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। मेंडेलीव ने अच्छा काम किया कि एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी और उसने बताया कि फ्यूचर में एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, इसका कोई तो पता नहीं था एग्जैक्ट नंबर। तो ये प्रॉब्लम होगी। देखो to predict exactly कितने elements could be discovered between two heavy element, दो element के बीच में कितने elements फ्यूचर में डिस्कवर्ड हो सकते हैं, वो तो जगह छोड़ के गए थे, उतने तो मिल गए, और भी मिले। मेंडेलीव के टाइम पे देखें हम तो 63 एलिमेंट्स थे,
अभी अगर आप देखोगे तो 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो मेंडलीव ने तो बहुत कम जगह छोड़ी है, जिसके बाद में भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, इनको कहाँ रखा जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम देखी गई। ओके, ठीक है, थर्ड डिमेरिट भी क्लियर हो चुका होगा बच्चों आपको। हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ डिमेरिट की तरफ। अब फोर्थ जो डिमेरिट है इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ये डिमेरिट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो था वो सिमिलरिटी शो कर रहा था हेलोजेंस के साथ में भी, हेलोजेंस के साथ मतलब कि ग्रुप 7 के साथ, पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको 17 ग्रुप में रखा गया है। तो हेलोजन के साथ भी वो शो कर रहा था, क्या सिमिलरिटी है वो अभी देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2, और सभी हेलोजेंस का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है X2। हेलोजेंस का सिंबल बच्चों ध्यान रखो, हेलोजन का जो सिंबल है वो है X, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला X2। वैसे ही हाइड्रोजन का ही था H2, वाइल द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन सबका देखें तो F2Cl2 ऐसा है, मतलब हम कॉमनली उनको X2 बोल सकते हैं। ओके, इन द सेम वे उसकी सिमिलरिटी थी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रिलेट कर रहा था, वो किसके जैसा, अल्कली मेटल्स जैसा। अल्कली मेटल्स मतलब सर कौन से, ग्रुप 1 के मेटल्स, जिसमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आते हैं, ये दोनों आते हैं। देयर इज अ सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कली मेटल्स। देखो ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि जैसे Na और K इनके फार्मूले होते हैं जब ये कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं NaCl, तो वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाता था HCl बना रहा था। अगर हम ले लें ऑक्साइड तो Na2O, वैसे ही हाइड्रोजन भी बना रहा था H2O। तो ये सारी सिमिलरिटी मैच कर रही थी किसके साथ में अल्कली मेटल्स के साथ। बट फार्मूला किसके साथ मैच कर रहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जब हाइड्रोजन खुद से ही बॉन्ड बनाएगा तब बन जाएगा वो मॉलिक्यूल, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2। और जो कंपाउंड का फार्मूला है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो किसके जैसा था, वो था सोडियम और पोटेशियम जैसा, ठीक है, जो कि वो क्लोरीन और ऑक्सीजन से बनाते थे। ऑन कंसिडरिंग द अबोव प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स और इन द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस। इन सभी दुविधा को देखते हुए वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उसको कहाँ रखे, फर्स्ट ग्रुप में या फिर सेवेंथ ग्रुप, मतलब कि सेवेंथ ग्रुप जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप है हैलोजेंस का। तो क्या क्या सिमिलरिटी थी देखो, कंपाउंड्स ऑफ H, ये क्या है HCl, H2O, H2S, और Na के कंपाउंड NaCl, Na2O, Na2S। तो आपको फार्मूले सेम टू सेम दिखेंगे। ओके, अल्कली मेटल्स के साथ ये सिमिलरिटी दिखी। अब हेलोजेंस के साथ क्या है, एक तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स विथ मेटल, देखो हाइड्रोजन जो है ना वो दोनों काम करता है, हाइड्रोजन ये दोनों काम करता है, वो H+ भी बना सकता है, H- भी बना सकता है। जब वो नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब कि मेटल जैसा बन सकता है, और जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल जैसा। इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं क्या, प्रोटॉन, ये हो जाएगा H+ मतलब प्रोटॉन, और ये इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन ऐसा बोल सकते हो, हाइड्राइड आयन। ओके, तो दोनों काम कर सकता है वो, अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों काम कर सकता है। तो ये थे हमारे डिमेरिट्स किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। ये डिमेरिट जो है हाइड्रोजन का वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सॉल्व नहीं हुआ है, बाकी के तीनों हम बोल सकते सॉल्व हो चुके हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, यूज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बाय रेफरिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेके हमें इनके ऑक्साइड्स के फार्मूले लिखने हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए, Na का ऑक्साइड का फार्मूला क्या आएगा, वो तो आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो आ जाएगा Na2O। देन उसके बाद में सिलिकॉन का कौन सा आएगा, सिलिकॉन आता है फोर्थ ग्रुप, मतलब कि कार्बन फैमिली में SiO2, इनका आ जाएगा SiO2। ये फर्स्ट का आंसर है बच्चों, नोट कर लेना आप। उसके बाद
Ca मतलब कैल्शियम का, कैल्शियम तो आता है सेकेंड ग्रुप में, तो ये आ जाएगा CaO, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का फॉर्मूला देख रहे हो RO है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा C के साथ में। उसके बाद Rb आता है रुबेडियम फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप का क्या है R2O, तो ये आ जाएगा Rb2O। देन P का मतलब क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आता है फिफ्थ वाले में, तो P2O5, P2O5 देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, R की जगह पे एलिमेंट डाल देना। Ba मतलब बेरियम, बेरियम आता है सेकेंड ग्रुप में, तो BaO आ जाएगा, बेरियम ऑक्साइड। देन क्लोरीन, क्लोरीन आता है कौन से सेवंथ इसमें, तो इसमें क्या आएगा R2O7 मतलब Cl2O7, Cl2O7। टीन, एसएन, एसएन किस में आता है बच्चों, एसएन किस में आता है ये फोर्थ ग्रुप में, तो अब देख रहे हो टीन यहाँ पे है, और इसका क्या आएगा SnO2, SnO2। एंड लास्ट में क्या है, फिर से Ca दिया है, तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, क्या पूछा गया है वो समझते एक बार। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद हाइड्रोजन, मतलब हमें हाइड्राइड्स का निकलना है। Ca क्या बनाता है हाइड्रोजन के साथ में, मीथेन, CH4 याद होगा आपको, CH4। फिर उसके बाद एस मतलब क्या, सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है 16th, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में 16 और यहाँ पे 6th, तो ये 6th के लिए क्या है SH2, SH2, या फिर हम लिख सकते हैं क्या H2S। देखो बच्चों ये भी समझा देता हूँ मैं, सर हम SH2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, H2S क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो S है वो नॉन मेटालिक ज्यादा है, जो नॉन मेटालिक ज्यादा होता है वो पीछे लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। कैसे सर पता चलेगा नॉन मेटालिक है, बिकॉज वो 15 ग्रुप में आ रहे हैं, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप के जो भी है वो हमेशा ज्यादा नॉन मेटालिक रहते हैं, इसलिए पीछे लिखे जाएंगे, ठीक है। देन Br मतलब ब्रोमीन के साथ में, तो ब्रोमीन के साथ क्या आएगा RH, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे हम, बताइए बताइए, पहले कौन आएगा H, तो HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। AS आर्सेनिक 15 ग्रुप मतलब फिफ्थ ग्रुप में आ जाएगा ये, और यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा RH3 मतलब ASH3। फिर उसके बाद फ्लोरीन HF, फ्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे HF, ऑक्सीजन के साथ पता ही होगा H2O, नाइट्रोजन के साथ NH3 मतलब अमोनिया, एंड क्लोरीन के साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेडिली प्रोडिक्टेबल एक ब्रॉड कंसेप्ट था, बड़ा कंसेप्ट था, जिसको हमने एक ही वीडियो में ट्राई किया आपको पूरी तरीके से समझाने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा बच्चों, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।